डॉक्टर साहिबा, वह बहुत खतरनाक किस्म का मेंटल पेशेंट है। अब तक कई लोगों पर हमला कर चुका है, कई बार लोगों को बुरी तरह घायल कर चुका है। मेंटल हॉस्पिटल का एक डॉक्टर मुझे यह सब बता रहा था। मुझे इस हॉस्पिटल को ज्वाइन किए अभी बस कुछ ही दिन हुए थे। मैं एक साइकोलॉजिस्ट थी और चूंकि मैं दूसरे शहर से आई थी, इसीलिए मुझे हॉस्पिटल कैंपस के अंदर ही रहने के लिए एक छोटा सा फ्लैट दिया गया था। मेरी ड्यूटी दिन में ही होती थी, रात की ड्यूटी मेरी नहीं थी। लेकिन पिछले 3 दिनों से जो दिल दहला देने वाली आवाज़ मैं सुन रही थी, उसने मुझे चैन से सोने नहीं दिया था। क्योंकि मेरा फ्लैट अभी इसी कैंपस में था, उसी बिल्डिंग में जहां बाकी डॉक्टर रहते थे। लगातार 3 रातों से वही आवाज़ें, और आज मैं उन्हें अनदेखा नहीं कर पाई। रात के ठीक 2 बजे मैं उठी और सीधे हॉस्पिटल की तरफ चली आई। अभी भी दूर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने वहां मौजूद एक लेडी डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि एक पेशेंट है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे हैं। मैंने कहा, वह मरीज कौन है? मैं उसे देखना चाहती हूँ। वह बोली, वो बहुत खतरनाक है, उसे रस्सियों से बांधकर रखा जाता है। जब उसे पागलपन का दौरा पड़ता है तो वो रस्सियां तक तोड़ देता है। उसे काबू में करना बहुत मुश्किल हो जाता है और उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर पुनीत करते हैं, क्योंकि वही उसे संभाल पाते हैं। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ है उसके साथ? वो बोली, हमें भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि वह कुछ बताता ही नहीं। मैंने कहा, डॉक्टर पुनीत साइकाट्रिस्ट हैं, लेकिन मरीज की मानसिक हालत और उसके बीते हुए दर्द को समझना भी उतना ही जरूरी होता है। बिना यह जाने इलाज कैसे सही हो सकता है? मैं उस मरीज से मिलना चाहती हूँ, लेकिन वो लेडी डॉक्टर मुझे रोकने लगी। मैं चलते चलते ईसीडी रूम तक पहुँच चुकी थी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन दरवाजे में लगे छोटे से शीशे से अंदर का पूरा नज़ारा साफ दिख रहा था। अंदर एक लड़का था, करीब 28 साल का। उम्र उससे ज्यादा नहीं लग रही थी, देखने में बिल्कुल समझदार था। लेकिन उस वक्त नर्सिंग स्टाफ ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। उसके सिर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जा चुके थे। एक नर्स ने उसके माथे पर आखिरी बार जेल लगाया और पीछे हट गई। कमरे में मौजूद बाकी स्टाफ बिल्कुल चुपचाप अपनी अपनी जगह पर खड़ा था। मशीन के पास खड़ा सीनियर टेक्नीशियन दाहिने हाथ से कंट्रोल डायल घुमा रहा था। सामने खड़े डॉक्टर पुनीत ने सिर हिलाया। शॉक नंबर 1। जैसे ही मशीन का बटन दबा, एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर तेज सी आवाज हुई और उस लड़के का पूरा शरीर झटकों से कांप उठा। उसकी उंगलियां कसकर मुट्ठी में बंद हो गई। नाक की नोक पर पसीना चमकने लगा। चेहरे पर दर्द की एक लहर साफ नजर आई। मैं दरवाजे के बाहर खड़ी सब कुछ देख रही थी। मेरी उंगलियां दरवाजे के किनारे पर कसकर जमी हुई थी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट थी, लेकिन उस वक्त खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रही थी। मेरे मुंह से अचानक निकल पड़ा, बस करो, यह इलाज नहीं है, यह तो जुल्म है। अंदर वह लड़का फिर से चिल्ला उठा, मत दो मुझे ये शौक, प्लीज मत दो। तुम लोग मेरी याददाश्त भी छीन लोगे, फिर भी मैं उसे नहीं भूलूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल में रहती है। मुझे छोड़ दो, मैं उसे मार डालूंगा। उसकी चीख सुनकर मेरा दिल दहल गया। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी। वह कुछ ऐसा देख रहा था जो वहां मौजूद ही नहीं था। शायद उसके दिमाग में कोई पुराना जख्म जिंदा हो उठा था। शायद बीते हुए किसी दर्द की आग उसे अंदर से जला रही थी। डॉक्टर पुनीत ने दूसरे शॉक का इशारा किया। शॉक नंबर 2। मशीन की आवाज फिर गूंजी और एक बार फिर उसका शरीर इस तरह कांपा जैसे जान ही निकल जाएगी। अब मैं खुद को और नहीं रोक पाई। मैं दरवाजा खोलने लगी, लेकिन नर्सिंग स्टाफ ने मुझे तुरंत बाहर ही रोक लिया। डॉक्टर, आप अंदर नहीं जा सकती, यह मरीज बहुत खतरनाक है, मैंने सख्त आवाज में कहा। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इस मरीज से बात करनी है। उसका डर, उसका दर्द, उसकी चीखें साफ बता रही हैं कि वो सिर्फ पागल नहीं है, वो किसी गहरे दर्द का शिकार है। अंदर मरीज आधा बेहोश हो चुका था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं। सामने लगी हार्ट बीट मशीन उसकी कमजोर होती धड़कनों को साफ दिखा रही थी। नाक पर ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था।
एक हाथ पर बीपी मशीन लगी थी जो लो बीपी दिखा रही थी। नर्सें उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी डॉक्टर पुनीत बोले, डॉक्टर कसक, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। लेकिन तब तक मैं कमरे में दाखिल हो चुकी थी। मैं शुरू से ही नरम दिल इंसान रही हूँ। अपने मरीजों के साथ दोस्ताना तरीके से बात करती रही हूँ ताकि उन्हें लगे ही नहीं कि उनका इलाज चल रहा है। मुझे खुद पर भरोसा भी बहुत था। मैं उस मरीज के पास पहुंची जिसकी आंखें कभी हल्की हल्की खुलती थी, कभी बंद हो जाती थी। वह बिल्कुल टूट चुका था, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ, चेहरे पर असहनीय दर्द साफ झलक रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर पुनीत, मैं चाहती हूँ कि मैं इस मरीज का सेशन लूँ। यह सुनते ही डॉक्टर पुनीत ने तुरंत मना करते हुए सिर हिला दिया। वो बोले, नहीं कसक, यह लड़का बहुत खतरनाक है। तुम्हें ऊपर से यह बेहोश लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह सब कुछ देख रहा है, सब कुछ सुन रहा है। इसकी याददाश्त बहुत तेज है। इसका केस सिर्फ मैं ही संभाल सकता हूँ। मेरा सुझाव है कि तुम उससे दूर रहो। पता नहीं क्यों, लेकिन उस आदमी की हालत ने मेरे दिल को हिला दिया था, मुझे बेचैन कर दिया था। मैं जाने क्यों उस नौजवान के लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस कर रही थी। मैंने कहा, फिर भी मैं उससे मिलना चाहता हूँ और अपने तरीके से उसका केस संभालने की कोशिश करूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मैं यह कर सकती हूँ। डॉक्टर पुनीत बोले, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी प्लीज तुम यहाँ से जाओ। मैंने कहा, प्लीज इसे और इलेक्ट्रिक शॉक मत दीजिएगा, यह बहुत दर्दनाक तरीका है। डॉक्टर पुनीत बोले, मैं जानता हूँ क्या करना है। अब 3 दिन तक यह बिल्कुल शांत रहेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। यह कहकर उन्होंने नर्सिंग स्टाफ को बुलाया और कहा, इसे इसके कमरे में शिफ्ट कर दो। मैंने उस आदमी की कलाइयों को देखा, साफ लग रहा था कि उसे रस्सियों से बांधा गया था और उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। तभी उसके हाथ जख्मी हो गए थे। जैसे ही स्ट्रेचर मेरे पास से गुजरा, उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और फिर बंद कर ली। कुछ देर बाद मैं डॉक्टर पुनीत के कमरे में थी। वो बोले, तुम नहीं जानती यह कितना खतरनाक है, इसकी मासूम शकल पर मत जाओ। मैंने कहा, मैं अपना अनुभव आजमाना चाहती हूँ। वो बोले, यह हमला कर देगा। यह आम मरीजों जैसा नहीं है, यह पागलों जैसी बातें नहीं करता। यह इतनी समझदारी की बातें करता है कि तुम्हें लगेगा यह बिल्कुल नॉर्मल है। इसका IQ लेवल बहुत हाई है, इसकी याददाश्त जबरदस्त है, लेकिन उतना ही यह खतरनाक भी है। फिर भी मैं जिद पर अड़ी रही कि मुझे एक बार उससे मिलना है। उन्होंने एक फाइल मेरे सामने रख दी और बोले, तुम पहली महिला डॉक्टर नहीं हो जिसे इसमें दिलचस्पी है। इस 1 साल में तुम 5वीं डॉक्टर हो जिसे लगता है कि वह यह केस संभाल लेगी। यह इसकी फाइल है, लेकिन इसे पढ़कर भी तुम इसे नहीं समझ पाओगी। मैंने इसे बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक दिए हैं, फिर भी मैं खुद हैरान हूँ। इस लड़के ने अपने बीते हुए समय के बारे में आज तक एक शब्द नहीं कहा। हमें नहीं पता इसके साथ ऐसा क्या हुआ है कि यह यहाँ तक पहुँच गया। इसने किसी को कुछ नहीं बताया और तुम्हें तो अभी इस फील्ड में ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। यह बहुत उलझा हुआ केस है, मुझे नहीं लगता तुम इसे संभाल पाओगी। मैंने कहा, बस एक मौका दीजिए। कभी कभी सीनियर जो नहीं कर पाते, जूनियर कर दिखाते हैं। मैंने हर केस को अपनी जिम्मेदारी समझकर लिया है और हमेशा कामयाब रही हूँ। वो बोले, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें यह इजाज़त नहीं दूंगा कि तुम इसकी रस्सियाँ खोलकर इससे खुलकर बात करो। मेरी इजाज़त के बिना तुम इसे आज़ाद नहीं करोगी। मैंने कहा, ठीक है सर। मैं उसकी फाइल लेकर अपने फ्लैट पर आ गई। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और धीरे धीरे पीने लगी। जैसे ही मैंने फाइल खोली, सामने उसका नाम लिखा था, वीर प्रताप। उसकी पढ़ाई का रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। उसने MBA फाइनेंस किया था। इसके अलावा विदेश से भी फाइनेंस की ट्रेनिंग ली थी। बहुत कम वक्त में उसने बिजनेस की दुनिया में अपना नाम बना लिया था। फाइनेंस के मामले में वह बहुत आगे निकल चुका था। मैं फाइल के कुछ पन्ने ही पढ़कर उससे प्रभावित हो गई थी, लेकिन आगे जो लिखा था उसने मुझे चौंका दिया।
वह आदमी एक कातिल था। मैं यह पढ़ते ही सीधी बैठ गई। कॉफी का घूंट लेकर मैं सोफे से टिक गई और फाइल को घूरने लगी। एक कामयाब बिजनेसमैन जिसके पास पैसा भी था, नाम भी, वह कातिल कैसे हो सकता है? जैसे जैसे मैं फाइल पढ़ती गई मेरे लिए सब कुछ और अजीब होता गया। मैंने पहले भी मुश्किल केस देखे थे, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे अलग केस था। यह केस मेरे लिए जुनून बन चुका था। सिर में दर्द होने लगा और आंखें भारी हो गईं, तो मैं अपने कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि मेरी ड्यूटी दोपहर से थी। मैं पहली बार अपने शहर से इतनी दूर आई थी, इसीलिए मेरी माँ मेरे लिए परेशान रहती थी और मैं रोज उनसे बात करती थी। दोपहर को मैं ड्यूटी पर पहुंची और शाम तक मरीजों को देखा। ड्यूटी खत्म होने के बाद मैंने तय किया कि आज मुझे वीर से मिलना है। रिसेप्शन से पूछकर जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो वह चाय पी रहा था। चाय का कप उसके हाथ में था। दोनों हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे और पीछे बेड से बांधे गए थे, लेकिन उसे इतनी छूट थी कि वह खुद खा पी सके। सामने टीवी चल रहा था। उसने एक गहरी नज़र मुझ पर डाली और सिर से पैर तक मुझे देखा, फिर वापस क्रिकेट मैच देखने लगा। मैं उसके पास गई और बोली, हेलो मिस्टर वीर। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने हाथ नहीं मिलाया और ना ही मुझे देखा। ऐसा लगा जैसे मैं कमरे में हूँ ही नहीं। टीवी पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच चल रहा था और वह बीच बीच में चाय की चुस्की ले रहा था। चेहरे पर अब भी दर्द साफ दिख रहा था। मैंने कहा, आप मुझसे हाथ नहीं मिलाएंगे, दोस्ती नहीं करेंगे? उसने ठंडे लहजे में कहा, लड़का लड़की दोस्त नहीं होते। मैंने हाथ पीछे कर लिया। वह मैच में पूरी तरह डूबा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैटिंग और सामने इंडिया की तरफ से बॉलिंग हो रही थी। मैच काफी रोमांचक मोड़ पर था। मैंने कहा, आपको क्रिकेट पसंद है? वह बोला, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया यह मैच हार जाएगा। मैंने पूछा, आपको कैसे पता? वह बोला, अगली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बनेगी। तीसरी गेंद पर चौका लगेगा और 5वीं गेंद पर छक्का लगेगा और मैच खत्म। वह ऐसे बोल रहा था जैसे सब पहले से जानता हो, जबकि मैच लाइव चल रहा था। मुझे यह अजीब लगा, लेकिन जैसे ही मैंने स्क्रीन देखी वैसा ही होने लगा। 2 गेंद डॉट गईं, तीसरी पर चौका और आखिरी गेंद पर छक्का। स्टेडियम में शोर मच गया और ऑस्ट्रेलिया जीत गया। मैं हैरानी से उसे देखती रह गई। उसने रिमोट उठाया और टीवी बंद कर दिया, फिर मुझे देखने लगा। मैं अब भी उसे घूर रही थी। वह बोला, रात को 3:19 पर तुम सिटी थेरेपी रूम में क्यों आई थी और रो क्यों रही थी? तुम साइकोलॉजिस्ट हो? उसकी बात सुनकर मैं सन्न रह गई। वह बेहोशी में भी सुन सकता था। वह हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, तुम मेरा केस नहीं संभाल सकती, तुम अभी मेरे सामने बहुत छोटी हो। फिर उसने चाय का कप साइड में रखा और बोला, अब यहाँ से जाओ, मुझे सोना है और उस कमबख्त पुनीत से कह देना कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मेरे हाथ खुल जाएं, दूसरा नंबर उसी का होगा। पता नहीं क्यों, लेकिन उसका बोलने का तरीका, उसका अंदाज मुझे डराने लगा। उसके फोल्डिंग बेड के पास ही एक छोटा सा टेबल रखा था। उस पर रखे टिश्यू बॉक्स में से उसने एक टिश्यू निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, माथे पर जो पसीना आ रहा है उसे पोंछ लो। मैंने उसके हाथ से टिश्यू लिया और अपने माथे का पसीना साफ किया और बोला, गुड, चलो शाबाश, अब जाओ। पता नहीं क्यों मैं वहां एक पल भी रुक नहीं पाई। जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंची, पीछे से उसने कहा, एक बात सुनो। उसका लहजा काफी सख्त था। मैंने पलटकर देखा तो बोला, पुनीत तक मेरा मैसेज जरूर पहुंचा देना। इतना कहकर उसने फिर से रिमोट से टीवी ऑन किया और कार्टून देखने लगा। एक साइकोलॉजिस्ट होते हुए भी मैं कुछ पल के लिए हैरान रह गई, लेकिन उससे ज्यादा मेरे अंदर उसके लिए जिज्ञासा बढ़ गई थी। मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, इसीलिए मैं हॉस्टल से जुड़े उसी कैंपस में आ गई जहां मुझे एक छोटा सा फ्लैट मिला था। मैं अपने लिए खाना बनाने लगी, लेकिन दिमाग बार बार उसी नौजवान के बारे में सोच रहा था। भला कोई नौजवान आने वाले वक्त की बातें कैसे जान सकता है? उसे कैसे पता था कि ऑस्ट्रेलिया का बैट्समैन किन गेंदों पर रन नहीं बनाएगा और तीसरी गेंद पर चौका मारेगा और चौथी पर
मैं जिता देगा। मेरे लिए यह सब बहुत अजीब था। शायद वो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव इंसान था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी कभी ऐसे संकेत मिल जाते हैं कि उन्हें आने वाले वक्त की झलक दिखने लगती है। कभी उन्हें सच्चे सपने आते हैं, कभी अजीब सी परछाइयां नजर आती हैं। जो भी हो, पहली ही मुलाकात में मैं उस नौजवान से काफी प्रभावित हो चुकी थी। अगले दिन जब मैं उसके कमरे में गई तो मुझे देखते ही उसके चेहरे पर नाराजगी आ गई, माथे पर सिकन पड़ गई। मैंने कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो बोला, अगर मैं मना कर दूं तो क्या आप वापस चली जाएंगी? मैंने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तब भी अंदर आ जाऊंगी। यह कहकर मैं अंदर गई और उसके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। डॉक्टर पुनीत ने मुझे पहले ही कह दिया था कि उससे दूरी बनाकर रखना, इसीलिए मैं वीर से थोड़ा फासला रखकर बैठी ताकि वो मेरी पहुंच में ना आ सके। वो बोला, क्यों आई हो? मैंने कहा, इसलिए क्योंकि कल तुमने जो बातें कही थी उन्होंने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम कितनी खास काबिलियत रखते हो। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। वो बोला, मुझे पता है, कुछ नया बोलो। मैंने कहा, बस ऐसे ही तुम्हारे बारे में और जानना चाहती थी। मुझे नहीं लगता कि तुम दिमागी तौर पर बीमार हो। यह सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, मैं दिमाग का नहीं, दिल का मरीज हूँ। दिमागी बीमारी का तो शायद इलाज हो जाता है, लेकिन दिल के मरीज का कोई इलाज नहीं होता। मैंने पूछा, वो कौन थी? उसने मुझे ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम? मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वो हंस पड़ा और बोला, लड़की तो तुम काफी खूबसूरत हो, लेकिन अभी मेरी पहुंच से बहुत दूर हो। मैंने कहा, क्या तुम मुझे सही जवाब नहीं देना चाहते? मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो बोला, क्या ये रस्सी खुलवा सकती हो? यह सुनकर मैं चुप हो गई। वो बोला, मतलब तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। मैंने कहा, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं यह रस्सी खुलवाने की कोशिश जरूर करूंगी। वो बोला, कैसा साथ? मैंने कहा, अपने बारे में सच बता दो। वो बोला, कौन सा सच? मैंने कहा, जो हो चुका है वो बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो आने वाला है उसे बदला जा सकता है। प्रकृति का नियम है कि हर चीज एक दिन अपना रास्ता खुद बना लेती है। मैं उससे बात कर रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसे देखते ही वीर के माथे पर फिर से बल पड़ गए। वो बोला, आप यहाँ से चले जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन वो आदमी उसके पास आ गया, उतनी दूरी पर जहाँ से वीर उसका हाथ ना पकड़ सके। वो बोला, वीर, मेरे बच्चे, मेरी जान, तुमने अपनी हालत क्या बना ली है? ठीक हो जाओ। यह कहते कहते उस आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। शायद वो उसका पिता था। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं आपके बेटे की डॉक्टर हूँ, लेकिन ये मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा। वो बोला, यही तो इसकी आदत है, बिल्कुल एक पहेली की तरह। आज तक मैं इसे समझ नहीं पाया, तो आप कैसे समझ पाएंगी? बाप होकर भी मैं इसकी जिंदगी की कई बातों से अनजान हूँ। मैं इससे बार बार पूछ चुका हूँ कि वो लड़की कौन थी जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन इसने आज तक कुछ नहीं बताया। कई डॉक्टर कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये किसी से कुछ नहीं कहता। कभी कभी इसे ऐसे दौरे पड़ते हैं कि मुझे डर लगता है कहीं मेरा बेटा बच ही ना पाए। जब इसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं तो मुझे अंदर से बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे सजा मुझे मिल रही हो। काश मेरा बेटा पूरी तरह ठीक हो जाए। यह कहते कहते वो आदमी फूट फूट कर रोने लगा। मैं उसे वहां से बाहर ले आई। मैंने कहा, क्या मैं आपसे थोड़ा अलग बात कर सकती हूँ? उसने कहा, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? मैंने कहा, आप मेरे कैबिन में चलिए। मैं उन्हें अपने ओपीडी में ले गई। वो सामने कुर्सी पर बैठा और अपने आंसू पोंछने लगा। मैंने कहा, मैं आपके बेटे की डॉक्टर हूँ और चाहती हूँ कि आप उसके बारे में छोटी से छोटी बात मुझे बताएं। मुझे नहीं लगता कि वो पागल है। वो बोला, मैं भी यही मानता था कि मेरा बेटा पागल नहीं है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी बातें करने लगता है कि कोई भी उसे सामान्य नहीं कह सकता। मैंने कहा, उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है, आप जो जानते हैं वो सब मुझे बता दीजिए। वो बोला, मेरा बेटा शुरू से ही बहुत तेज दिमाग का था। उसका आईक्यू लेवल आम लोगों से कहीं ज्यादा था। बहुत कम उम्र में उसने MBA
फाइनेंस कर लिया था। वो पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था। वहाँ उसने कई कोर्स किए, फिर वापस आकर उसने मेरा बिजनेस संभाला और इतने कम वक्त में ऐसा संभाला कि उसका नाम और पहचान बन गई। वो असूलों का पक्का इंसान था। उसकी सगाई मेरे दोस्त की बेटी सिमरन से हुई थी। दोनों में अच्छी समझ थी, शायद प्यार भी था, लेकिन कुछ समय बाद उसने सिमरन को बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता था, जबकि सिमरन उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया, उसे बहुत दुख पहुंचाया। वजह पूछी तो कुछ नहीं बताया। इस बात पर हमारे घर में झगड़े होने लगे। मैंने उसे जायदाद से बेदखल करने की धमकी तक दे दी, लेकिन फिर भी उसने सिमरन से शादी नहीं की। मैंने कई बार कहा कि मैं उसे घर से निकाल दूंगा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी। इस वजह से मेरा रिश्ता अपने दोस्त से भी टूट गया। मुझे इसका बहुत अफसोस था, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि पूरा बिजनेस वही संभाल रहा था। उसे छोड़ देता तो मैं बिल्कुल बेसहारा हो जाता। अभी इन बातों को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, बस कुछ महीने ही गुजरे थे कि मुझे पता चला वीर ने एक नौजवान पर जानलेवा हमला कर दिया है। यह सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नौजवान मर चुका था। वीर जेल चला गया। मैं कई बार उससे जेल में मिलने गया। मैंने उससे कहा कि सच बता दे, मैं सबसे अच्छा वकील करवाऊंगा और उसे बाहर निकलवा लूंगा, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा, न पुलिस को न मुझे। पुलिस ने उसे रिमांड पर भी लिया था। उसकी पीठ पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने मुंह नहीं खोला। उसने कई बार जेल से भागने की कोशिश भी की। मैं हैरान था कि मेरा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। जेल से भागने की हिम्मत उसमें कैसे आ गई। लेकिन शायद आपको यकीन ना हो, जब वीर को दौरा पड़ता था तो उसमें इतनी ताकत आ जाती थी कि वो जेल की लोहे की सलाखें तक हिला देता था। जब उस पर जुनून सवार होता था तो वो पूरी तरह बेकाबू हो जाता था। 10 लोग भी उसे संभाल नहीं पाते थे। इससे ज्यादा मैं अपने सगे बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं वहीं अटकी हुई थी। वो इंसान मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। न पुलिस के सामने बोला, न डॉक्टरों के इंजेक्शन के बाद। समझ नहीं आता उसके अंदर इतना सब्र कैसे था। मुझे वीर में और ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी। कुछ दिन मैं उससे मिलने नहीं गई, अपने काम में लगी रही। लेकिन 3-4 दिन बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसने कहा, इतने दिन बाद क्यों आई हो? मैंने मजाक में कहा, आपने मुझे मिस किया? वो बोला, हाँ, बहुत मिस किया। मैं अपनी तय कुर्सी पर बैठ गई। मैंने कहा, आपने अपने पिता को बहुत परेशान किया है। वो बोला, उन्हें मेरे लिए परेशान रहने की आदत है। मैंने उनसे कह दिया है कि मुझे मरा हुआ ही समझ लें, उनकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन वो मानते नहीं। फिर उसने कहा, अपनी दोस्त के साथ शॉपिंग पर मत जाना, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। यह सुनकर मैं चौंक गई। मैंने कहा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसने कंधे उचका दिए और बोला, पता नहीं, बस मत जाना। आज ठीक 6 बजे वो तुमसे मिलने आएगी। यह कहकर उसने फिर से टीवी चला लिया और कार्टून देखने लगा। थोड़ी देर बाद मैं वहां से निकल आई और अपने फ्लैट आ गई। बैठकर उसी के बारे में सोचने लगी। ठीक 6 बजे मेरे घर की डोरबेल बजी। दरवाजा खोला तो मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त मेरे सामने खड़ी थी, जो इसी शहर में रहती थी। उसे देखकर मैं हैरान रह गई। कुछ देर बातचीत के बाद उसने कहा, चलो शॉपिंग चलते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। कहा, मुझे जरूरी काम है। उसने काफी जोर दिया, लेकिन फिर चाय पीकर चली गई। 2 घंटे बाद उसी दोस्त का फोन आया। उसने बताया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में बहुत गहरी चोट लगी है, हड्डी टूट गई है। यह सुनकर मेरा दिल घबरा गया। मैं यही सब सोच रही थी कि अचानक उसी वक्त वीर को दौरा पड़ गया। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, कह रहा था, एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि मेरा प्यार क्या है। कुछ पल के लिए मुझे मिल जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो लगातार चिल्ला रहा था। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो नर्सिंग स्टाफ के लड़के उसे पकड़े हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी सबको तोड़ देगा। उसकी आंखें लाल थीं,
नर्स इंजेक्शन लगाने आगे बढ़ी तो डॉक्टर ने कहा, इंजेक्शन मुझे दो, तुम लोग बस इसे संभालो। लेकिन वो 10 लोगों से भी काबू नहीं आ रहा था। वो मेरी तरफ देखकर बोला, इस लड़की से कहो कि ये मुझे इंजेक्शन लगा दे, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। यह सुनकर मैं आगे बढ़ी। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, तुम ही लगा दो। मैंने डॉक्टर के हाथ से इंजेक्शन लिया। उसके दोनों हाथ स्टाफ ने पकड़े हुए थे, लेकिन अचानक उसने एक हाथ छुड़ाया और झट से मेरे हाथ से इंजेक्शन छीनकर दूर फेंक दिया। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे जोर से अपनी तरफ खींच लिया। मैं लड़खड़ाकर उसके कंधे से जा लगी। उसने मुझे पकड़ लिया। वो कहने लगा, आई लव यू, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे छोड़कर कभी मत जाना। उसने मुझे जोर से पकड़ा हुआ था। मुझे लगा मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी। लड़के उसे मार रहे थे ताकि वो मुझे छोड़ दे। मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। वो मेरे कान में बोला, मेरी बात मान लो वरना मैं सबको तबाह कर दूंगा। मैं रोने लगी। डॉक्टर पुनीत ने उसके हाथ पर शायद बेहोशी का इंजेक्शन लगाया था। मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगी। वह बोला, मरने नहीं दूंगा तुम्हें। यह कहकर उसने मुझे छोड़ दिया। मैं बुरी तरह हाँफ रही थी। डॉक्टर पुनीत ने उसके हाथ में 2 और इंजेक्शन लगा दिए। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और अब उसका पूरा शरीर अजीब तरीके से कांपने लगा था, जैसे भूकंप आ गया हो। डॉक्टर पुनीत बोले कि मैंने हाई डोज लगा दी है, अब यह किसी को कुछ नहीं करेगा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नर्स उसे बेड पर लिटा चुकी थी। उसका पूरा शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे किसी झटके में आ गया हो। उसका रंग एकदम पीला पड़ चुका था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी की पकड़ में हूँ, लेकिन मेरी नजरें उसी पर टिकी थीं। शायद वह बहुत ज्यादा तकलीफ में था। उसकी आंखों के किनारे से आंसू निकल आए और फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। थोड़ी देर में वह बिल्कुल बेहोश हो गया, जैसे शरीर में जान ही ना बची हो। डॉक्टर पुनीत गुस्से में मेरे पास आए और बोले, देख लिया इस आदमी का असली चेहरा, यह नॉर्मल हो ही नहीं सकता। मेरी ही गलती थी जो मैंने तुम्हें इसके पास जाने दिया। मुझे सोचना चाहिए था कि जब यह 10 आदमियों से काबू में नहीं आता तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी कर सकता था। मैं उस हालत में नहीं थी कि कुछ सोच पाती। अभी भी मुझे लग रहा था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। मैं उस कमरे से निकलकर अपने ओपीडी रूम में जाकर बैठ गई और अपना सिर दोनों हाथों में पकड़ लिया। पता नहीं यह आदमी ऐसा क्यों बन गया था। उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने उसे पागल और जुनूनी बना दिया था। वह खुद कितनी तकलीफ से गुजर रहा था। इतनी ज्यादा दवा सहना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन वह सब झेल रहा था। उस वक्त मैं अपनी तकलीफ भूल चुकी थी। बस उसकी आंखों से निकले आंसू मुझे अंदर तक हिला गए थे। उस दिन मैं अपने फ्लैट वापस आ गई, लेकिन दिमाग में वीर ही घूमता रहा। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई। अगले दिन जब मेरी ड्यूटी खत्म हुई तो मेरे कदम अपने आप वीर के कमरे की तरफ बढ़ गए। मैंने दरवाजा खोला तो वह थोड़ा शर्मिंदा सा लग रहा था। इस बार उसने कुछ नहीं कहा। मैं सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वह कभी मुझे देखता और फिर नजरें चुरा लेता। उसने सामने चल रहा टीवी बंद कर दिया। कुछ देर हमारे बीच खामोशी रही। फिर वह बोला, आई एम सॉरी, कल मैं पागल सा हो गया था, आगे से मेरे पास मत आना। मैंने कहा कि डॉक्टर की दी हुई ज्यादा दवा से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। उसने मुझे देखकर कहा, तुम कैसे कह सकती हो? मैंने कहा, कल तुम्हारी आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह कुछ देर हैरानी से मुझे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें पता है कल मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? तुम सच में मर सकती थी या तुम्हारी पसलियां टूट सकती थी, और तुम मुझसे मेरे आंसुओं की बात कर रही हो। तुम सच में बहुत अजीब लड़की हो। वह गलत भी नहीं कह रहा था। अभी भी मुझे सांस लेने में सीने और पसलियों में दर्द हो रहा था और मैं दवा खाकर आई थी, लेकिन पहली बार उसने मुझसे ठीक से बात की थी और उसे अपनी गलती का एहसास भी था। मैंने कहा, हाँ मुझे बहुत दर्द है, अभी भी दवा खाकर आई हूँ। यह सुनकर वह और ज्यादा परेशान हो गया और बोला, अब मेरे पास मत आना। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि मैं पागल हो जाता हूँ। यह कहकर उसने आंखें बंद कर ली और बेड पर लेट गया। बोला, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। मैंने पूछा, तुम्हें होता क्या है? तुम इतने गुस्से में
क्यों आ जाते हो? उसने कहा, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया और तुम्हें भी नहीं बताऊंगा। मैंने कहा, तुम्हें तकलीफ में देखकर मुझे भी दर्द होता है। उस दिन भी हुआ था जब तुम्हें बिजली के झटके दिए जा रहे थे। वह बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन यह नहीं जानता कि तुम्हें मेरी तकलीफ से फर्क क्यों पड़ता है। तुम मेरी क्या लगती हो? रात से मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ जो किया वह गलत था। जब जुनून हद से बढ़ जाता है तो आदमी खुद पर काबू खो देता है और मेरा जुनून शायद उस आखिरी हद तक पहुंच जाता है। मुझे खुद नहीं पता चलता कि मैं क्या कर बैठता हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ कि आगे से मेरे पास मत आना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ, मुझसे दूर रहना। यह कहकर उसने कहा कि वह सोना चाहता है। मैंने कहा, लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे अंदर ऐसा कौन सा दर्द है जो तुम किसी से नहीं कहते? क्या मुझे इस लायक नहीं समझते कि दोस्त बनकर सुन सकूं? मेरी बात सुनकर उसने आंखें खोल दी और बोला, लड़की, आखिरी बार कह रहा हूँ, मुझसे दूर रहना। मेरे अंदर झांकने की कोशिश मत करना, बहुत पछताओगी। मैं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कर बैठूंगा जो मैं खुद नहीं चाहता। यह कहकर वह सख्ती से करवट बदलकर लेट गया और गहरी सांसें लेने लगा। मैं वहीं बैठी रही और उसके चेहरे के भाव देखती रही। उसने हल्की सी आंख खोलकर मुझे देखा, शायद यह सोचकर कि मुझे पता नहीं चलेगा। फिर अपनी आंखों पर हाथ रखकर लेट गया। फिर बोला, यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी हमदर्दी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। तुम सोच भी नहीं सकती कि पागलपन के दौरे में मैं क्या कर सकता हूँ। उस वक्त मेरा खुद पर कोई काबू नहीं रहता। बाद में शिकायत मत करना और यहाँ बैठकर मुझसे कुछ जानने की कोशिश भी बेकार है। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। यह कहकर उसने दूसरी तरफ करवट ले ली। मैं वहां से उठकर बाहर आ गई। तभी एक नर्स उसके कमरे में जा रही थी, शायद दवा देने। उसकी ट्रे में दवाइयाँ और इंजेक्शन थे। मैंने एक नज़र डाली, लेकिन दवा का नाम पढ़कर मुझे जोर का झटका लगा। इतनी ज़्यादा पावर वाली दवाइयाँ और इंजेक्शन दिए जा रहे थे कि इससे उसके शरीर के जरूरी अंग खराब हो सकते थे, वह मर भी सकता था। मैंने कहा, अभी तो यह बिल्कुल नॉर्मल है, फिर इतनी तेज दवाइयाँ क्यों दी जा रही हैं? नर्स बोली, यह आप डॉक्टर पुनीत से पूछिए, हमें कुछ बताने की इजाज़त नहीं है। मैं सीधे डॉक्टर पुनीत के कमरे में गई। वह फोन पर किसी से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि आपके कैदी ने हमारी जिंदगी मुश्किल कर दी है। कल उसने एक महिला डॉक्टर पर हमला किया है। मेरा तो कहना है इसे जेल भेज दीजिए। वैसे भी ये हत्या के केस में पकड़ा गया है, मर भी जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सजा तो इसे वैसे भी उम्र कैद या फांसी मिलनी ही है, फिर इलाज क्यों? जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, उन्होंने फोन काट दिया और मुझे बैठने को कहा। बोले, मैं इंस्पेक्टर से ही बात कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि हमें वीर का इलाज करना चाहिए। मैंने कह दिया है कि इसे वापस ले जाएं। कल इसने तुम पर हमला किया, कल किसी नर्स पर भी कर सकता है। कोई नर्स इसके कमरे में जाने से डरती है? यह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मैंने कहा, आप अभी इंस्पेक्टर को मना कर दीजिए, मैं बिना दवा के इसका इलाज करना चाहती हूँ, क्योंकि जो दवाइयाँ इसे दी जा रही हैं वे इसे और बिगाड़ देती हैं। यह बहुत ज़्यादा डोज है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर पुनीत का चेहरा बदल गया। बोले, बिना दवा इसके दौरे बढ़ जाएंगे। मैंने कहा, आप यह केस मुझे दे दीजिए, मैं अपने तरीके से संभाल लूंगी। वह बोले, तुम्हें पता है कल इसने तुम्हारे साथ क्या किया था? मैंने कहा, हाँ मुझे पता है, फिर भी मैं संभाल लूंगी। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखिए, मैं लिख कर देती हूँ कि इलाज के दौरान अगर मुझे कुछ हुआ या मेरी जान भी चली गई तो उसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। मेरी बात सुनकर डॉक्टर पुनीत मुझे हैरानी से देखते रह गए और बोले, इतना बड़ा रिस्क एक अपराधी के लिए क्यों लेना चाहती हो? मैंने कहा, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं यह करना चाहती हूँ। वह कहने लगे, ठीक है, एक हफ्ता देख लो तुम भी, लेकिन एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन आज के बाद उसे कोई भी दवा नहीं दी जाएगी। वो कहने लगे, फिर इस बात की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैंने कहा, मुझे मंजूर है। उस रात मैं अपने फ्लैट पर नहीं गई थी, बल्कि वीर के कमरे में चली गई थी। मुझे देखकर उसे हैरानी हुई। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और बोला, रात के 9 बजे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में इस वक्त नहीं आ सकती? वो बोला, इस वक्त तो आप अपने फ्लैट में होती हैं। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे सामने हूँ,
तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और आज के बाद ना तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाएंगे और ना ही इंजेक्शन और दवाइयाँ। मैंने सब कुछ बंद करवा दिया है। मेरी बात सुनकर वो कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर बोला, यह सब मुझ पर एहसान क्यों कर रही हो? मैंने कहा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। मेरी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मान लो मैं ठीक भी हो गया तब भी कत्ल के जुर्म में मुझे फांसी या उम्र कैद ही मिलेगी। तुम्हें क्या हासिल होगा इससे? इससे पहले कि मैं जवाब देती वो खुद ही बोल पड़ा, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए एक प्रयोग बन जाऊंगा। तुम्हें भी पता है अगर इस आदमी को मरना ही है तो चलो तुम्हारा प्रयोग ही सही। मैंने कहा, नहीं, मैंने कभी किसी मरीज को प्रयोग नहीं बनाया, ना ही इलाज इसलिए किया कि मुझे नाम मिलेगा। मैं सच में तुम्हारा इलाज करना चाहती हूँ, लेकिन यह तुम्हारे सहयोग के बिना मुमकिन नहीं है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कई सवाल पूछे लेकिन उसने एक भी जवाब नहीं दिया। मैं रात 10 बजे अपने फ्लैट पर चली गई। अगले दिन भी काम से फ्री होकर मैं उसके पास गई। इस बार उसका मूड ठीक था, चिप्स खा रहा था। मैंने देखा वह एक फिल्म देख रहा था, एक इंडियन लव स्टोरी। मैंने कहा, तुम फिल्म भी देखते हो? वो बोला, हाँ। इससे पहले कि मैं कुछ और कहती उसने उंगली होठों पर रखकर मुझे चुप रहने का इशारा किया। फिल्म का आखिरी सीन चल रहा था। थोड़ी देर में विलेन ने हीरोइन पर गोली चला दी और हीरो की गोद में वह दम तोड़ने लगी। हीरो रो रहा था। उस सीन को देखते हुए वीर की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे वह उसी सीन में खो गया हो। लड़की के हाथ हीरो के हाथों में थे और वह कह रहा था कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, लेकिन लड़की धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। मेरी नजर सीन पर कम और वीर पर ज्यादा थी। उसकी आंखों में वही दर्द था जो हीरो की आंखों में दिख रहा था। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं। चिप्स का पैकेट पूरी तरह मरोड़ चुका था। इससे पहले कि वह उसी पुरानी हालत में जाता, मैंने तुरंत रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दी। वह पूरी तरह उस हालत में जाने से पहले ही संभल गया। आंखें बंद करके गहरी सांस लेने लगा और बोला, फिल्म क्यों बंद की? मैंने कहा, वो मर चुकी है ना। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें खुल गईं और वह मुझे घूरने लगा। मैंने फिर कहा, मर चुकी है ना वो? वह गुस्से से चिल्लाया, नहीं मरी है, वो यहीं रहती है। उसने दिल पर उंगली रखी और बोला, जो यहाँ रहते हैं वो कभी नहीं मरते। मैं एक गिलास ठंडा पानी लेकर उसके पास गई और कहा, यह पानी पी लो। उसने मना किया। उसकी सांस तेज चल रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़कर गिलास उसके होठों से लगाया। वह हैरानी से मुझे देखता रहा लेकिन पूरा पानी पी गया। मैंने कहा, जब कोई अपना चला जाता है तो बहुत दर्द होता है। वह बोला, मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूँ उसे कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा है। उसे मरा हुआ मत कहो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैंने कहा, सच्चाई को मानना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन सच से भागा नहीं जा सकता। तुम सच को मानने से डर रहे हो। वह गुस्से में बोला, यहाँ से निकल जाओ, वो यहीं है, कहीं नहीं गई, वो मर नहीं सकती। फिर वह बेचैन हो गया, अपने हाथ सहलाने लगा, सिर पकड़ लिया और बोला, नर्स को बुलाओ, मुझे नींद का इंजेक्शन चाहिए, मुझे घबराहट हो रही है। मैंने कहा, कोई दवा नहीं मिलेगी। उसकी सांस और तेज हो गई। वह बार बार हाथ रगड़ने लगा और बोला, मुझे नींद की दवा चाहिए, जाओ नर्स को बुलाओ। मैंने कहा, आज कोई दवा नहीं मिलेगी। वह चिल्लाया, क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि तुम्हें सच का सामना करना होगा। यह कहकर मैं बाहर निकलते हुए नर्स को बुला लाई और कहा, इसे कोई इंजेक्शन या दवा मत देना, चाहे कुछ भी करे, बस दरवाजा बंद रखना। यह सुनकर वह चिल्लाया, तुम कौन होती हो मेरे मामले में दखल देने वाली? मुझसे उलझो मत। मैंने कोई जवाब नहीं दिया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात मैं अपने फ्लैट नहीं गई, ओपीडी में ही बैठी रही। उसकी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रहीं। वह चिल्ला रहा था, आकर इंजेक्शन लगाओ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं सब तोड़ दूंगा। लेकिन कोई अंदर नहीं गया। आधी रात के बाद आवाजें बंद हो गईं। मैं कुर्सी पर ही सो गई। सुबह 7 बजे आंख खुली तो मैं उसके कमरे के पास गई। दरवाजा थोड़ा खोला, तकिया नीचे गिरा था, टेबल की चीजें फर्श पर थीं। जहां तक हाथ पहुंचा उसने सब फेंक दिया था। टीवी पर हल्की दरार थी, शायद रिमोट मारा था। अब वह थककर सो चुका था। मैंने कंबल उठाकर उसे उड़ा दिया और बाहर आ गई। दोपहर 12 बजे जब मैं फिर गई
तो वह बैठा था और गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, गुड मॉर्निंग, नींद पूरी हुई? वह बोला, पहले मेरी रस्सी खोलो फिर बात करेंगे। मैंने कहा, अभी खोल दूंगी अगर तुम खुद को बदलने को तैयार हो। बिना इंजेक्शन के भी नींद आती है, तुम जानबूझकर यह सब कर रहे हो। तुम समझदार हो, दिमाग लगाओ तो सच दिखने लगता है। जो आया है उसे जाना ही है। वह बोला, एक बार मेरी रस्सी खुलने दो, फिर देखना तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां सूरज भी नसीब नहीं होगा। तुम मुझसे दुश्मनी ले रही हो और उसका अंजाम नहीं जानती। मैं पहले ही एक कत्ल कर चुका हूँ, मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मैंने कहा, मार देना, लेकिन पहले रस्सी तोड़ो, और मुझे पता है तुम यह नहीं कर सकते। वह पूरी ताकत से रस्सी खींचने लगा। हाथ जख्मी हो चुके थे, फिर भी कोशिश करता रहा। मोटी रस्सी टूटने वाली नहीं थी। आखिर वह बोला, बस आज की रात तुम्हारे पास है, आज अपने घर रह लो, कल की रात तुम मेरे साथ होगी। तुमने मुझे चुनौती दी है और वीर मर जाएगा, लेकिन अपनी बात से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। आज की रात है, कल की रात मैं ऐश करूंगा। पता नहीं क्यों उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। मैंने कहा, तुम बेवजह मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो। वह झल्लाकर बोला, चुप रहो, मेरे जख्मों पर मरहम लगाने की जरूरत नहीं है। जानबूझकर यह दिखाने की कोशिश मत करो कि तुम्हें मेरी तकलीफ समझ आती है। अभी इसी वक्त कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मचा दूंगा। ना जाने क्यों मैं सच में डर गई और चुपचाप कमरे से बाहर आ गई। उसके बाद मैंने गौर किया कि वह बिल्कुल शांत था। ना दवा के लिए चिल्लाया, ना कोई शोर किया। रात तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा, ना कोई तमाशा किया। डॉक्टर पुनीत भी हैरान थे कि बिना दवा और इंजेक्शन के वह पूरी तरह कंट्रोल में था। रात को मैं अपने फ्लैट लौट आई। सुबह अपने काम निपटाकर जब मैं फिर उसके कमरे में गई तो वह एकदम तंदुरुस्त सा बैठा था। मुझे देखते ही हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। मैंने कहा, आज तो जनाब का मूड काफी अच्छा लग रहा है। वह बोला, हाँ, मैं सोच रहा था शायद तुम ठीक कह रही थी। सच को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो चला गया है वह वापस नहीं आता। मैंने कहा, वेरी गुड, इतनी जल्दी मान भी लिया, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था। वह बोला, इंसान को समझने में एक पल ही लगता है। मैं भी तुम्हें समझ गया हूँ, तुम दिल से अच्छी लड़की हो। मैंने कहा, थैंक यू। फिर उसने कहा, क्या पानी मिल सकता है? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। उसके कमरे में फ्रिज था, मैंने वहां से पानी की बोतल निकालकर उसे दे दी। वह बोला, क्या गिलास मिल जाएगा? मैं बोतल से पानी नहीं पीता। मैं बाहर नर्स के पास गई और उससे गिलास मांगा। नर्स ने कांच का गिलास लाकर दे दिया। मैंने वह गिलास उसे पकड़ा दिया। उसने थैंक यू कहा और 2 गिलास पानी पी लिया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। वह बोला, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। मैंने पूछा, क्या अपने पिता से मिलना चाहते हो? वो तुमसे मिलना चाहते हैं। वह बोला, मिल लूंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर वह मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, बिल्कुल एक सामान्य इंसान की तरह। मैंने सीधे पूछा, सच बताओ, तुम पागल नहीं हो ना? जानबूझकर ऐसा करते हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना बोला, तुम मेरे बारे में इतना जानना क्यों चाहती हो? कोई खास वजह है? मैंने कहा, तुमने भी तो मुझसे इतने सवाल किए हैं, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। वह बोला, ऐसी दोस्ती बहुत महंगी पड़ती है, कभी लड़के को कभी लड़की को। मैं यह सब झेल चुका हूँ, बहुत दर्द होता है। एक बार उस दर्द से गुजर चुका हूँ, दोबारा सहने की हिम्मत नहीं है। मैंने कहा, जरूरी नहीं हर बार दर्द ही मिले, हो सकता है पिछली तकलीफों की भरपाई हो जाए। वह हंस पड़ा और बोला, मान लो मैं तुमसे दोस्ती कर भी लूं और ठीक भी हो जाऊं तो तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो आखिर मर ही जाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हें बचा लूंगी अगर तुम सच बता दो तो हो सकता है गलती तुम्हारी ना हो। वह बोला, बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी मैं तुम पर इतना भरोसा नहीं कर सकता, भरोसा बनने में वक्त लगता है। फिर उसने कहा, डॉक्टर पुनीत को कुछ मत बताना, वह पुलिस से मिला हुआ है और मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताना चाहता। मैंने कहा, ठीक है, मैं डॉक्टर पुनीत को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन तुम भी कोई पागलपन नहीं करोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक हो। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुरा दिया और बोला, तुम बड़ी चालाक हो। फिर उसने पूछा, तुम्हारी जिंदगी में कोई है क्या? मैंने कहा, हाँ, मेरी माँ है, एक बहन है जो शादीशुदा है। वह बोला, नहीं, वो नहीं, कोई लड़का, बॉयफ्रेंड वगैरह?
मैंने मजाक में कहा, हाँ तुम हो ना। वह हंसने लगा और बोला, पागलों से दिल मत लगाना, हाथ कुछ नहीं आता। इंसान पूरी जिंदगी भटकता रहता है। प्यार का अंजाम बर्बादी है। मोहब्बत कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए आग से दूर रहना ही अच्छा है, वरना जल जाओगी। मैं खुद जल चुका हूँ, इसीलिए समझा रहा हूँ। फिर उसका मूड बदल गया। वह बोला, मुझे क्रिकेट पसंद नहीं था, लेकिन वह बड़े शौक से देखा करती थी। मैंने पूछा, सिमरन को क्यों छोड़ दिया था? सिमरन का नाम सुनते ही उसके माथे पर सिकन आ गई। वह बोला, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता। मैंने कहा, ठीक है, फिर उस लड़की का नाम बता दो जिसका नाम सुनना चाहते हो, जिसके नाम पर तुम्हारा दिल धड़कता है। वह बोला, वही नाम जो तुम्हारा है, वह भी तुम्हारे नाम की ही थी। मैंने हैरानी से कहा, तुम्हें मेरा नाम पता है? वह बोला, हाँ। कुछ देर तक मैं उससे उसी लड़की की बातें करती रही। शायद मैं अपने मकसद में धीरे धीरे कामयाब हो रही थी। वह बताता रहा कि उसे खाने में क्या पसंद था, कौन सा रंग अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने पूछा कि तुम्हारी उससे पहली मुलाकात कब हुई थी, तो वह अचानक चुप हो गया। मैं वापस अपने फ्लैट आ गई। उस दिन थकान कुछ ज्यादा ही थी, इसीलिए मैंने एक गोली ली और सो गई। रात का पता नहीं कौन सा वक्त था। अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मुंह पर जोर से हाथ रख दिया हो। मैं घबराकर उठ बैठी। आंखें खोली तो कमरे में घना अंधेरा था। कोई मेरे बहुत करीब खड़ा था। उसने मेरे मुंह और नाक को कसकर दबा रखा था और मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगी। मैं सिर इधर उधर घुमाने लगी। तभी मेरे कान में धीमी लेकिन डरावनी आवाज गूंजी, तुमसे कहा था ना मुझसे पंगा मत लेना। कल रात तुम चैन से सोई थी, आज की रात मैं तुम्हारे साथ चैन से तुम्हारे कमरे में बिताऊंगा। मैं अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं करता। मैंने कहा था मेरे मामलों से दूर रहो, लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं था। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मैं ये हैरान थी कि वो रस्सी तोड़कर आया तो आया कैसे। वो बहुत मोटी रस्सी थी, लेकिन ज्यादा सोचने का मौका मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो चुकी थी। जब होश आया तो सबसे पहले मैंने अपने हाथ हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो हिल ही नहीं रहे थे। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर देखा तो मैं एक कमरे में थी। मेरे हाथ बंधे हुए थे, बिल्कुल वैसी ही मोटी रस्सी से जैसे वीर के हाथ बंधे रहते थे। बड़ी मेहनत से मैं उठकर बैठी। कमरे को गौर से देखा। ना बहुत बड़ा था, ना बहुत छोटा। एक सिंगल बेड था, उसी पर मैं बैठी थी। दोनों हाथ आगे की तरफ बंधे थे और रस्सी इतनी छोटी थी कि मैं हाथों को आपस में मिला भी नहीं पा रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। गुस्से और डर में मैंने कहा, वीर, ये क्या बदतमीजी है? मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती थी, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुम मुझे क्यों ले आए? दरवाजा खोलो, कहाँ हो तुम? मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो उसकी भलाई चाह रही थी। कमरे में एक खिड़की थी, लेकिन उस पर मोटे पर्दे पड़े थे। बाहर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। लग रहा था दिन का वक्त है। मैं हैरान थी कि वो मुझे यहाँ तक लाया कैसे। किसी ने देखा क्यों नहीं? मेरा फ्लैट हॉस्पिटल के कैंपस में ही था और बाहर अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती थी। वहां से किसी को ले जाना आसान नहीं था। करीब 1 घंटे तक मैं वीर को पुकारती रही, दरवाजा खोलने को कहती रही, हाथ खोलने को कहती रही, लेकिन अंदर सन्नाटा था। तभी अचानक दरवाजा खुला। ब्लैक शर्ट पहने वो सामने खड़ा था। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, इतना शोर क्यों मचा रखा है? मैंने कांपती आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैं तुम्हारा इलाज करना चाहती थी और तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। वो ठंडे लहजे में बोला, इलाज क्यों करना चाहती थी मेरा? डॉक्टर पुनीत ने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं कितना खतरनाक इंसान हूँ? मुझसे दूर रहना चाहिए था तुम्हें। तुमने क्या सोच रखा था? किसी अपराधी को अपना हमदर्द समझोगी तो अंजाम यही होगा। मुझे आज़ादी चाहिए थी और वो मुझे तुम्हारे जरिए मिल गई। थैंक यू। उसकी बातें सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। वो बोला, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं थी। अब तक जो कुछ भी कर रहा था सब नाटक था।
हॉस्पिटल से भागने का नाटक, डॉक्टर पुनीत का कोई झटका, कोई दवा, कोई इंजेक्शन मेरे दिमाग पर असर नहीं कर सकता, मेरी याददाश्त को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मुझ पर ये सब बेअसर है। हमें बहुत सख्त ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर पुनीत अगर मुझे जहर भी दे देता तो भी कुछ नहीं होता। जानती हो मैं कौन हूँ? आखिर कौन है वीर और क्या है वीर का सच, और अब क्या होगा डॉक्टर कसक का? जानने के लिए पढ़ें इस सस्पेंस और रोमांस से भरी कहानी के अगले पार्ट को, जो इसी चैनल पर कल डाला जाएगा। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दिखाई गई सभी घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक है। हमारा उद्देश्य किसी भी समाज, जाति या वर्ग को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम किसी भी अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। सभी अनैतिक गतिविधियों का पूर्णतः विरोध करते हैं। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं बनाई गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक शिक्षा देना भी है। हम सभी अपराधों का पुरजोर विरोध करते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप इसका आगे का पार्ट सुनना चाहते हैं या नहीं, यह भी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।